अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आफाक है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स जो कि मुझसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं, इवन प्रोफेशनल्स जब भी मुझसे मिलते हैं तो वो हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं और एक नाराज़गी का भी इज़हार करते हैं कि यार हम रिज्यूमे बहुत जगह पे फॉरवर्ड करते हैं लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता। तो मेरा हमेशा उनको उनको यही बात उनको यही जवाब होता है कि क्या आपने अपनी रिज्यूमे को रिव्यू किया, इवैल्यूएट किया? तो वो कहते हैं कि हमारे रिज्यूमे का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो गाइस आज हम बात करेंगे रिज्यूमे राइटिंग की कि किस तरीके से एक इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग की जाती है। और आज जो 2020 और जो एक न्यू वर्ल्ड है, न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें आपकी रिज्यूमे कितना ज्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और आपकी पर्सनैलिटी को सामने रखने रिक्रूटमेंट में। तो सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, आफाक अहमद मेरा नाम है और बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए। तकरीबन 11 साल का तजुर्बा है डिफरेंट इंडस्ट्री में, जिसमें बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स है, ऑपरेशंस है, कस्टमर सपोर्ट है, ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूं मैं, सर्टिफाइड ट्रेनर और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं, यानी लोगों को ख्वाब देखना और उनको हासिल करने का तरीका भी बताता हूं। इसके अलावा बिजनेस एनहांसमेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट हूं, बिजनेस एनहांसमेंट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूं अपनी कंपनी की तरफ से और इंडस्ट्री में अपनी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा सर्टिफाइड प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट भी हूँ, यानी प्रेजेंटेशन की हवाले से भी जो क्यूरीज हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, किस तरीके से एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज के लोगो आपके सामने शो हो रहे हैं। इन तमाम कंपनीज के साथ एसोसिएशन रही इस तमाम 11 साल के तजुर्बे में, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रहा, टेलेनॉर पाकिस्तान रहा, यूनिलीवर पाकिस्तान रहा, आईबेक्स ग्लोबल रहा और एसजीएस पाकिस्तान रहा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वो टॉपिक है जो कि तकरीबन तमाम लोगों का एक ग्रे एरिया है, चाहे वो फ्रेश प्रोफेशनल हो या फिर हमारे स्टूडेंट्स हों। आज की ट्रेनिंग के हवाले से, आज की इस वीडियो के हवाले से एक एजेंडा अगर हम शेयर कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपने अहम तौर पे जो है वो समझनी है। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक इफेक्टिव सक्सेसफुल रिज्यूमे इन द मॉडर्न वर्ल्ड where we are facing different challenges. Resume writing is an art. Today we will learn how to make resume in lighting of perspective of recruitment and HR companies. Different forums पे मेरे HR के लोगों से मिलना होता है। रिक्रूटमेंट में काफी अच्छे दोस्त हैं, काफी अच्छे जो है वो स्टूडेंट्स भी हैं। हमेशा सब लोग ये कहते हैं कि जो रिज्यूमे आती हैं वो इस काबिल नहीं होती कि हम उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाए। इसी तरीके से जो मेरे वो तमाम जो दोस्त हैं जो जॉब के हवाले से परेशान हैं या जॉब सीकर्स हैं, उन्हें भी ये हमेशा ये नाराजगी रहती है कि हम जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती। आज हम बात करेंगे कि ऑडिटर रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिक्रूटर्स और जो इवैल्यूएटर्स हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, वो आपकी रिज्यूमे को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे और उस माइंडसेट के साथ हम अपनी रिज्यूमे बनाएंगे तो सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा। नंबर 1 हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, कि रिज्यूमे के बारे में पहले बेसिक नॉलेज लेंगे कि रिज्यूमे बेसिकली होती क्या है और रिज्यूमे और प्रोफाइल और सीवी जो अक्सर एक ही चीजों के 3 मुख्तलिफ नाम हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, अक्सर और बेशतर हम इस हवाले से बहुत परेशान रहते हैं कि रिज्यूमे का टेम्पलेट जो है वो अहमियत का हामिल है और कितनी अहमियत है उसकी, आज हम उस हवाले से भी बात करेंगे कि रिज्यूमे का डिजाइन कैसा होना चाहिए, टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्या चीजें हमें करनी है रिज्यूमे में और किस चीज से हमें अवॉइड करना है, यानी डू एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं कि क्या वो लाजमी चीजें हैं जो कि हमें रिज्यूमे में डालनी है और क्या चीजें जिसको अवॉइड करना है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ रीडिंग। कोई भी चीज एरर के बगैर होती है तो उसकी इफेक्टिवनेस वैसी ही इंक्रीज हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा आज का एक डिलेमा है कि हम कोई भी चीज लिखने के बाद या पैराग्राफ्स या रिपोर्ट्स उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करते। खुद मैंने भी अपने आप को इसी तरीके से गेज किया कि अपनी प्रूफ रीडिंग करना जब शुरू की अपने लिखे हुए आर्टिकल्स, ईमेल्स, प्रपोजल्स, कोटेशंस और वो तमाम चीजें जब मैं लिखता हूँ तो एक बार उसको प्रूफ रीडिंग करता हूँ। तो आज प्रूफ रीडिंग करने के हवाले से भी एक यूनिक तरीका हम आपसे डिस्कस करेंगे।
बेसिकली जो हमारा रिज्यूमे है वो बेसिकली उन जगहों पे चला जाता है जहां पर हम खुद नहीं जा पाते, यानी रिज्यूमे हमारा एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है। और जब भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव या खलीफा चूज करते हैं तो हम नहीं चाहते कि उसमें कोई खराबी हो, और रिज्यूमे भी एक तरीके का हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी जगह पे जाए जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो और वो उसमें कोई खराबी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम रिज्यूमे में बहुत सारी गलतियां कोताहियां कर देते हैं, जिसको आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद अपनी रिज्यूमे को इवेलुएट करें और कोशिश करेंगे कि इस रिज्यूमे को मजीद बेहतर बनाएं। तो रिज्यूमे एज एन एडवर्टाइजमेंट हेल्प यू टू शो योरसेल्फ टू एन एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर आपसे पहले रिज्यूमे की मदद से आपको गेज करता है, यानी आफाक अहमद में क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्किल सेट हैं, क्या ऐसी चीजें जो कि आफाक अहमद हमारी कंपनी में ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज आपके रिज्यूमे पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। तो रिज्यूमे की इफेक्टिवनेस के हवाले से जो हम बात करेंगे, व्हाट इज रिज्यूमे बेसिकली, क्या रिज्यूमे सिर्फ एक समरी है आपके एकेडमिक्स और वर्क हिस्ट्री का? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में इस वक्त रिज्यूमे के हवाले से जो एक बात कॉमन की जा रही है, बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल है, यानी आपका पास्ट और आपकी फ्यूचर डायरेक्शंस को शो कर रहा होता है। सिर्फ रिज्यूमे एक पेपर का नाम नहीं है जिसपे आपने क्या पढ़ा हुआ है और आप कहाँ काम करते हैं। रिज्यूमे इज मच मोर देन दिस। आज हम इस वाले से डिस्कस करेंगे कि रिज्यूमे आजकल कितना ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है आपकी फ्यूचर ग्रोथ में और जॉब हंटिंग में हेल्प करता है। आपकी करंट मार्केट वैल्यू आपके रिज्यूमे से शो को गेज की जा रही होती है। सबसे पहले अगर आपकी एक अच्छी रिज्यूमे बनी होगी तो आप अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस, यानी जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक किसी जॉब के लिए 1000 रिज्यूमे आई, तो मैं उस 1000 रिज्यूमे की स्क्रीनिंग में जो फर्स्ट बंच निकालता हूं उसको मैं हो सकता है टेलीफोनिक कॉल करूं। टेलीफोनिक डिस्कशन के बाद उनमें से कुछ लोगों को मैं फॉर एग्जांपल 1000 में से मेरे पास 300 रेज्यूमे मेरे पास शॉर्टलिस्ट हुई स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद जब मैं उसमें से 30 से 40 लोगों को स्केड्यूल करता हूँ फर्स्ट फेज में, देन उसके बाद मैं फाइनल इंटरव्यू करता हूँ और एक राइट कैंडिडेट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जो दौड़ है 1000 से लेकर लास्ट 30 या लास्ट 4 की, ये इसको पूरा करने में या इसको सफर को, इस जर्नी को खूबसूरत बनाने में और सक्सेसफुल बनाने में आपकी रिज्यूमे बहुत अहम रोल अदा जो है वो अदा कर रही होती है। हम बात करेंगे टू गिव 5 बेसिक फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ एंड योर बैकग्राउंड, कि ये आपका बैकग्राउंड बता रही होती है, आपके ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को शो कर रही होती है कि आप अभी तक अपनी लाइफ में कितने फोकस्ड हैं, प्रोफेशनल कैरियर में कितने ज्यादा जो है आपकी डायरेक्शंस क्लियर हैं, आपका विजन और मिशन क्या है। जिस तरीके से कंपनी का विजन एंड मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी सक्सेस में, इसी तरीके से गाइज आपका जो विजन एंड मिशन है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है आपकी इस रिज्यूमे के फॉर्मेट को चूज करते हुए, उसके फॉन्ट्स को चूज करते हुए, इवन कलर्स को चूज करते हुए। तो हम ये भी बात करेंगे हाउ यू कैन ऐड अ वैल्यू इन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय योर स्किल एंड एबिलिटीज। कंपनीज कभी भी लोगों को इसलिए हायर नहीं करती कि उन्हें सिर्फ लोगों को हायर करना होता है या अपना काम निकलवाना होता है या अपना काम करवाना होता है। कंपनीज हमेशा लोगों को इसलिए हायर करती हैं कि वो बेस्ट ब्रेन्स को एक्वायर कर रही होती हैं। वो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स में इंटरेस्टेड हो, वो हो सकता है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में जो है इंटरेस्टेड हो सकता है, वो आपकी टेक्निकल स्किल्स में इंटरेस्टेड हो। तो कंपनीज हमेशा से चाहती हैं कि उनकी कंपनी में बेस्ट ब्रेन्स एड ऑन हो ताकि वो वैल्यू ऐड कर सकें कंपनी की स्किल एंड डेवलपमेंट की, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, एक अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। देन हम बात करते हैं एम्प्लॉयर जो है आपकी डायरेक्शंस को देखता है कि आपने किस तरीके से अपनी पूरी जर्नी जो है वो थ्रो ऑन की, किस तरीके से आप अपनी कैरियर को किस तरह लेके चल रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज हैं आप अपने काम के हवाले से, क्या ऐसे स्किल्स हैं, क्या ऐसी अचीवमेंट है जो कि आप जो है वो कैरी कर रहे हैं अपने इस कैरियर में। उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयर जो है वो इंटरेस्टेड होता है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये तमाम 4 एस्पेक्ट्स, ये फैक्ट्स को सामने रखते हुए अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा या अगर वो आपसे मिलना चाहेगा या आपसे बात करना चाहेगा तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। आज हम बात करते हैं कि
अक्सर लोग ये डिस्कस करते हैं और अपनी रिज्यूमे जो है वो किसी कंप्यूटर कंपोजिंग करवाने वाले शॉप से बनवाते हैं, या किसी दोस्त, अहबाब, कजन, भाई बहन, टीचर, कुलीग्स, उनसे अक्सर फॉर्मेट जो है उसकी तलब करते हुए नजर आते हैं कि क्या फॉर्मेट होगा, क्या ऐसी चीज होंगी जो हम अपना डेटा सिर्फ उसमें ऐड करें। याद रखिएगा, रिज्यूमे का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, और मैं तो हमेशा से ये रेकमेंड करता हूं कि आपकी रिज्यूमे कंपनीज की या रिक्वायरमेंट्स या जिस जॉब के लिए आप ऑफर कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में आप जॉब हंट कर रहे हैं उसकी जेडीज के मुताबिक हो। और एक जिस तरीके से एक जो है वो फॉर्मेट तमाम जॉब्स के लिए नहीं होता, इसी तरीके से स्किल सेट भी आपके अलग हो। तो आज हम बात करेंगे कि एक आइडियल रिज्यूमे में कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स या पैराग्राफ्स या कंपोनेंट्स या उसके प्रिंसिपल्स होंगे ताकि आप एक इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकें। नंबर 1 हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, योर बैकग्राउंड में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस भी आ जाता है, कैपेबिलिटीज, आपके स्किल सेट, आपकी कोई सर्टिफिकेशन, आपकी कोई ट्रेनिंग, आपके कोई वेबिनार्स, अकॉम्प्लिशमेंट कि आप की जो है वो सक्सेस रेशो क्या है, आपको कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है, आपको कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, आपकी कोई आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप कोई डिबेट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या इसके अलावा आपने कोई जो है वो स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल हो सकती है। तो ये चीज आपको अपने दिन तलाश करनी है। हाउ ऑर्गेनाइज आर यू आर, कि आप कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन हैं अपनी लाइफ में, ये भी आपकी रिज्यूमे से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एंड योर सेंस ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी, किसी भी चीज को जीतने के तरीका कार को जो है वो क्वालिटी कहेंगे इसमें, कि अगर आपको कंपनी हायर करती है तो आपका वर्क क्वालिटी किस तरीके, वर्क एथिक्स क्या है। बात करते हैं एसेंशियल कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर की, कि आपकी जो रिज्यूमे है उसके फॉर्मेट में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिक्रूटर्स को देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल स्टेटमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कोर कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अचीवमेंट एंड रेफरेंसेस। वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड पर्सनल डिटेल्स की। याद रहे कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नाम की, जो कि लेफ्ट साइड पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका नाम बुलेट में होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका रिज्यूमे जो है वो एम्प्लॉयर के या मैनेजर के या जो भी इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने हो, तो आप का नाम बिल्कुल इफेक्टिवली इजीली उसको जो है इसके सामने मौजूद हो, वो आपका नाम आसानी के साथ पढ़ सके। आप अपने नाम को बोल्ड करके लिख सकते हैं। कोशिश करें जो कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लैक में हो, ताकि वो इजीली रीडेबल हो। बिकॉज आप काफी बार अपनी एक रिज्यूमे को फोटो स्टेट करा रहे होते हैं, फोटो स्टेट कराते हुए कलर्स जो है वो डल हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपनी रिज्यूमे इस तरीके से प्रिंट करें कि उसकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो कायम रहे, यानी उसको रीडिंग वो रीडेबल रहे। तो आप नाम के बाद जो अगर आपकी कोई स्टेटमेंट हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं आई एम अ बिजनेस एनहांसमेंट स्पेशलिस्ट, बिकॉज मेरा जो काम है इस 11-12 साल में वो बिजनेस को एनहांस करने के हवाले से। मैं अपने आप को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट कहता हूं, बिकॉज ये मेरी करंट जॉब से रिलेटेड है। तो आप भी अपनी जो करंट जॉब है उसमें लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो जरूरी नहीं है ये लिखना, तो आप मत लिखें। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप की है, या आपका कोई भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत भी छोटा थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का भी अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो प्लीज उसको जरूर लिखें, ठीक है जी। उसके बाद अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर दें। बहुत सारी ऐसी रिज्यूमे खुद मैंने भी इवेलुएट की हैं जिसमें ईमेल एड्रेसेस नहीं होता। तो आजकल की दुनिया में अगर आप ईमेल एड्रेस आपका नहीं है, इट मींस कि आपकी कंपनी में क्या परसेप्शन जाता है या रिक्रूटर्स से क्या परसीव करते हैं कि ही इज डाउनग्रेडेड, उसके पास इंटरनेट
इस्तेमाल करना नहीं आता उसे, या उसकी कंप्यूटर स्किल्स जो है वो वीक हैं, इस वजह से उसके पास कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो अपना ईमेल एड्रेस जरूर आपका बनाएं। आजकल हम जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई हम जीमेल आईडी या गूगल आईडी या याहू आईडी या कोई भी ऐसी आईडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें मेंशन करें, इट शुड बी लुक लाइक अ फॉर्मल अनऑफिशियल ईमेल एड्रेस। Princess 123, Basha 8920, Smart Boy, Mad Boy, This Boy, This Girl, ये प्लीज इस तरह मेंशन ना करें। आपका ईमेल एड्रेस आपके फर्स्ट और सेकंड नेम से रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है तो प्लीज अपना प्रोफेशनल और पर्सनल ईमेल एड्रेस को अलग अलग कर दें। आज ही अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाएं, ठीक है। चाहे उसके आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हो, लेकिन आपका ईमेल एड्रेस रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आई रिपीट रिफ्लेक्ट कर रहा हो आपके फर्स्ट नेम या सेकंड नेम से। देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करें और कोशिश करें कि आपका वो नंबर मेंशन करें आप जो कि आपका एक्टिव हो। मल्टीपल नंबर्स मेंशन करना गलत बात नहीं है, लेकिन समटाइम्स कंपनी रिज्यूमे में देखा गया कि किसी कैंडिडेट ने 3 कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किए और जब उससे कॉन्टैक्ट तीनों पे किया गया तो तीनों पे वो अवेलेबल नहीं थे। तो कोशिश करें कि अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक्टिव नंबर जो है मेंशन करें। उसके बाद आप अपना एड्रेस जरूर मेंशन करें। एड्रेस में प्रॉपर्ली वो कंप्लीट एड्रेस हो, जिसमें जैसे कि हम अगर कराची पाकिस्तान में रहते हैं तो हाउस नंबर हो, आपका ब्लॉक हो, आपका टाउन हो और आपकी सिटी। देन लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से मैंने ईमेल एड्रेस की अहमियत को आपके सामने जो है वो बताया कि किस हाउ इम्पोर्टेंट द ईमेल एड्रेस इज, आप लिंक्डइन पे भी जरूर अपना अकाउंट बनाएं। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के लिए कुछ ऐसी कोई आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना होता। प्ले स्टोर से लिंक्डइन का अकाउंट, लिंक्डइन की एप्लीकेशन बना सकते हैं और जिस ईमेल एड्रेस से आप प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से आप अपने ईमेल्स को जो है एक्सेस करते हैं, वही ईमेल एड्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे ये इंप्रेशन जाता है कि ही इज प्रोफेशनल, ही नो how to carry himself and how to make himself an effective professional। तो लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं। कोशिश करें कि स्काइप की आईडी मेंशन कर दें, ताकि अगर आपसे आजकल मेजॉरिटी जो इंटरव्यूज हो रहे हैं कोविड की वजह से और कंपनीज की फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है कि पहला इंटरव्यू टेलीफोनिक कर लें या वर्चुअल कर लें। तो अपनी आप MS टीम्स की आईडी दे सकते हैं, अपनी जूम की आईडी दे सकते हैं, या अपनी जो है वो स्काइप की आईडी दे सकते हैं। अगेन आपकी एक ही आईडी है जो कि आप प्रोफेशनल आईडी, जो मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफेशनल आईडी अलग होना चाहिए, तो वही आपकी आईडी जो है वो लिंक्डइन पे यूज करें और वही जूम पे इस्तेमाल करें। आईडीज को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप अपनी आईडीज को इस्तेमाल करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि इससे सिर्फ आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करें, या कहीं सीवी भेजनी है, कहीं अप्लाई करना है, वो तमाम चीजें सिर्फ आप वही इसी चीज के लिए इस्तेमाल करें। इससे इंप्रेशन क्या जाता है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखिए रिज्यूमे वो वही चीजें जो बनाते हैं आप अपनी हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं होती, वो पढ़ने वाले के लिए होती है, यानी जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके लिए होती है। जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं और हम खाना अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस खाने में कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिससे आपका जो मेहमान है वो आपसे नाराज हो। तो इसी तरीके से आप रिज्यूमे बनाते अपनी है, जिसमें अपनी डिटेल्स डालते हैं, लेकिन बनाते रिक्रूटर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, HR प्रोफेशनल्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, वो तमाम लोग जो कि आपकी आपको जॉब देने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है जी, तो ये इस बात का खास ख्याल रखिएगा। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। गाइस, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि जिस इंसान का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंसान नहीं है, लेकिन वो एक नामुकम्मल इंसान जरूर है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव कैरियर ऑब्जेक्टिव कैन यूज टू ग्रैब अटेंशन ऑफ रिक्रूटर्स। ऑब्जेक्टिव शो योर सेंस ऑफ डायरेक्शन। कि ऑब्जेक्टिव नाम के बाद कंपनी, नाम और डिटेल्स के बाद कंपनी के जो लोग हैं यानी रिक्रूटर्स हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। समटाइम्स हम ऑब्जेक्टिव को जरा सा भी जो है वो ध्यान नहीं देते, और अपनी जब रिज्यूमे, ऑब्वियसली जब आप किसी कंप्यूटर कंपोजर से बनाएंगे, किसी दोस्त से बनाएंगे, तो पता चला नाज़िमाबाद के एक ही कंपोजर ने पूरे नाज़िमाबाद के प्रोफेशनल का एक ही ऑब्जेक्टिव लिख दिया और डिफेंस में रहने वाले का एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह नहीं, हर इंसान का अपना ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है जो कि रिफ्लेक्ट करता है उसकी पास्ट और फ्यूचर डायरेक्शंस को। तो प्लीज कोशिश करें कि आप अपने रिज्यूमे जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियरली करें। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी थोड़ा सा आगे जाके। तो सबसे पहले अटेंशन ग्रैब होती है रिक्रूटर्स की ऑब्जेक्टिव अगर आपका अट्रैक्टिव हो। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा, मैं जब भी इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि रिज्यूमे आपने बनाई है। 90% लोग बोलते हैं हाँ हमने बनाई है। मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव बताएं। तो जैसे कि इंटरव्यू स्किल्स में हम हमेशा कहते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसी तरीके से मैं हमेशा कहता हूं जो ऑब्जेक्टिव सीवी में लिखा है वो आप बताएं। 99.9% मुझे आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसने वही चीज रिफ्लेक्ट की हो। तो प्लीज क्योंकि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते तो ना आप उसको अचीव कर सकते हैं, ना आपको अपनी डायरेक्शंस का पता होता है। सेकंड चीज, योर करियर ऑब्जेक्टिव इज शॉर्ट समरी इन 1 or 2 lines that what I am, what I want to be and how will I make your company successful. Obviously कंपनी जो आपको जॉब पे रख रही है वो अपने फायदे के लिए रख रही है, ये बात याद रखिएगा। तो कंपनीज के लिए जब आप ऑब्जेक्टिव बनाए तो उसको 1 या 2 लाइनों पर मुश्तमिल करें। करियर ऑब्जेक्टिव को इतना ज्यादा जोर देने का हर किस मतलब नहीं है कि आपके रिज्यूमे में पहले 2 पेजेस सिर्फ करियर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, ऐसा हर किस नहीं है। कोशिश करें 1 से 2 लाइन में अपनी समरी बनाएं, यानी स्कोप ऑफ वर्क अपना डिस्कस करें। नंबर 3 पॉइंट है ऑलवेज राइट ऑब्जेक्टिव कीपिंग नीड ऑफ द एम्प्लॉयर माइंड। Use keyword language found in job advertisement to show your attention toward need of an employer. जब भी आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो आप डिफाइन करते हैं, कोशिश करें कि उसमें कीवर्ड्स का अहमियत हो। कीवर्ड्स आपके टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, आपकी जो है इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें आप अपनी ऑब्जेक्टिव को जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो। कोशिश करें कि इसमें कीवर्ड्स लैंग्वेज अच्छी इस्तेमाल करें ताकि एम्प्लॉयर उसको आपकी जॉब, आपके ऑब्जेक्टिव को अपनी जॉब से रिलेट कर सके। डू नॉट यूज सम ऑब्जेक्टिव एंड सेम ऑब्जेक्टिव इन ऑल जॉब्स। समटाइम्स आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, समटाइम आप एक्सपर्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। कोशिश करें आपका ऑब्जेक्टिव आपकी रिज्यूमे के मुताबिक हो और जेडीज से रिफ्लेक्ट कर रहा हो। सेम ऑब्जेक्टिव और सेम रिज्यूमे को तमाम पोजीशंस पर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक जेडीज है कि वी आर अ लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी लुकिंग फॉर knowledgeable electrical engineer with master degree in diploma electrical engineering along with good knowledge of ISO management system. Candidate should have the electrical, willing to work basic design to advanced, innovative bent of mind, analytical and problem solving skills, NIBOSH, IOSH, international safety or certification will be higher advantage. अब इसमें 4 से 5 कीवर्ड है कि जो जॉब आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मेंशन हो कि आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो इंजीनियरिंग कंपनी के लिए, आपने आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज मौजूद है और आप ओपन माइंड हैं, एनालिटिकल स्किल्स आपके अच्छे हैं और आप निबोश या आयुष सर्टिफाइड है या कोई भी आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट कर रहा हो या रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा हो जेडी से। तो जब भी आप जेडीज पढ़ें आप उसके मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव को तय करें। फॉर एग्जाम्पल इसका आसान हल यह है, टू ऑब्टेन अ पोजीशन, या आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, टू ऑब्टेन अ पोजीशन दैट विल अलाउ मी टू यूटिलाइज माय टेक्निकल स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड विलिंगनेस टू लर्न इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेसफुल मोड। कि हाँ, कस्टमाइजिंग रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन कैन हेल्प मोर। ऑब्वियसली इसमें आपने क्या मेंशन किया कि आप में टेक्निकल स्किल्स हैं, आप एक्सपीरियंस ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और आपने आपकी विलिंगनेस शो करती है कंपनी की सक्सेस को हासिल करने में। तो जब भी कंपनीज जो हैं वो अपनी सक्सेस को या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए सुनते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को या अपने वांट टू बी एम्प्लॉयर्स को, तो वो ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल आप का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो आपका इम्पैक्ट अच्छा होगा, फिर जो आपसे सवालात होंगे इंटरव्यूज में या फिर आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज कर रहा होगा। बहुत से लोग उसके बाद आता है आपके जो है करियर में क्या आपने क्या किया है, उसके बाद आप बहुत से लोग उसके बाद ये सवाल करते हैं कि मुझे ऑब्जेक्टिव और पर्सनल डिटेल्स के बाद क्या शो करना चाहिए। आया कि मुझे शो करना चाहिए कि मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है या मेरा एक्सपीरियंस बैकग्राउंड क्या है। तो
मैं इसके लिए दोनों ऑप्शंस मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप फ्रेश हैं तो ऑब्वियसली आप अपने सामने एजुकेशनल बैकग्राउंड रखें कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, और सबसे पहले अपनी लास्ट डिग्री लिखें। सबसे पहले मैट्रिक ना लिखें, सबसे पहले सेकेंड ईयर ना लिखें, बैचलर्स ना लिखें, जो आपकी लास्ट डिग्री पास आउट डिग्री है वो लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड बिजनेस प्रोफेशनल, तो मैं सबसे पहले एमबीए लिखूंगा, फिर उसके बाद बैचलर्स या बीबीए लिखूंगा, बीबीए ऑनर्स लिखूंगा, फिर सेकेंड ईयर लिखूंगा, और फिर मैं मैट्रिक लिखूंगा। बिकॉज ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब जो चीज सबसे पहले आप पढ़ते हैं उसको आप पढ़ने के बाद एक राय कायम कर लेते हैं। तो आपने हो सकता है पीएचडी किया हो, लेकिन अगर आपने पहले इंटर या मैट्रिक शो कर दिया तो वहां पर रिक्रूटर के माइंड में एक नेगेटिविटी आएगी, और इसी नेगेटिविटी या इसी डार्क सर्किल को आपको खत्म करना है। एनीवेज, बात करते हैं एकेडमिक्स की। सबसे पहले फ्रेशर्स अपने एकेडमिक्स को मेंशन करें। इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की, यानी अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, और वर्क एक्सपीरियंस में भी आपने वही टाइमलाइन शो करनी है, यानी जो आपका लास्ट वर्क जो एम्प्लॉयर है आपने सबसे पहले वहां उसको मेंशन करना है। यानी आपने अगर किसी कंपनी में आज से 5 साल पहले जॉब की थी उसको आप लास्ट में करें, और सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट सबसे पहले आपने जो आपका लास्ट एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जांपल इफ आई वर्किंग इन एबीसी कंपनी, करंटली वर्किंग इन एबीसी कंपनी, आपने वो मेंशन करना है। या फिर अगर आपने छोड़ दिया तो लास्ट जो आपका एम्प्लॉयर था आपने वो मेंशन करना है। प्लेस ऑफ वर्क मेंशन करने, कहाँ आप काम करते थे, क्या स्किल सेट थे आपके पास उस काम करते हुए, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या जेडीज थी, वो मेंशन कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपको कोई परफॉर्मेंस अवार्ड मिला वो मेंशन कर सकते हैं, आपकी अचीवमेंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक अहम चीज है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कहने पे बनाई गई मैंने। तो स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर स्टूडेंट ने किया होता है। खुद मैंने भी किया, आप सब लोगों ने भी किया, चाहे आपका ताल्लुक जो है इंजीनियरिंग फर्म से हो, मेडिकल से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, और एडमिनिस्ट्रेशन से हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो, किसी से भी हो। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है रिक्रूटर्स पे, बिकॉज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट समटाइम्स कंपनीज में, हर कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक हो रही होती है। तो ये चीज आपकी विलिंगनेस शो करती है कि आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, रिसर्च की जो है जो टेक्निक्स हैं, तरीकाकार हैं, वो आपके पास मौजूद है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप अपना जो है वो जरूर मेंशन करें अपनी रिज्यूमे में, उसके कंपोनेंट्स मेंशन करें, बताएं कि आपने किस चीज पे प्रोजेक्ट किया था, क्या वजूहात थी, क्या आपने आउटकम हासिल किया उस प्रोजेक्ट से, और अगर उस प्रोजेक्ट जहां पर आपने कंडक्ट किया था अगर कोई कॉन्टेक्ट पर्सन है तो उसका नाम भी जरूर लिखें। रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम मेरे दोस्त जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो थीसिस लिखते हैं, तो अपनी थीसिस को जरूर मेंशन करें, उसकी सक्सेस रेट को, उसके एनालिटिक्स को, उसकी जो है स्टोरी को वो जरूर मेंशन करें कि आपने रिसर्च वर्क किया था। बिकॉज हो सकता है कि कंपनी में इस तरह की एक रिक्वायरमेंट आ रही हो कि आपकी जो ये स्किल्स है रिसर्च की या प्रोजेक्ट हैंडलिंग की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये भी यूटिलाइज हो। बिकॉज इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड कंपनीज हमेशा से एक बंदे से के साथ मल्टीपल स्किल सेट देख रही होती है, एक कैंडिडेट को हायर करते हुए देख रही होती है कि आपसे मजीद क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेनिंग या वेबिनार अटेंड किए हैं वो जरूर मेंशन करें, बिकॉज वो आपकी वर्क एथिक्स को और आपकी हाउ ऑर्गेनाइज योरसेल्फ उसको मेंशन कर रहा होता है कि अगर आपने कोई रेलेवेंट ट्रेनिंग मेंशन की हो। बहुत से लोगों ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वेबिनार के, तो प्लीज अपने वेबिनार के सर्टिफिकेट्स को या ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स को रेलेवेंट यूज करें। फॉर एग्जांपल मैंने भी मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, क्वालिटी की भी की हैं, सेफ्टी की भी की हैं। अगर मैं मार्केटिंग के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं मार्केटिंग की जो मेरी सर्टिफिकेशन है उसको हाईलाइट करूंगा। अगर मैं कहीं क्वालिटी के लिए अप्लाई करूंगा, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, तो मैं अपनी क्वालिटी की सर्टिफिकेशंस को मेंशन करूंगा, और उसी से रिलेटेड अपने सेमिनार्स, वेबिनार, जो मेरी सीपीडीज हैं, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, उसको मेंशन करूंगा। और अगर मैं क्वालिटी या सेफ्टी के लिए अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली वाइस वर्सा मैं सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस को ज्यादा हाईलाइट करूंगा, ताकि जो रिक्रूटर है उसके सामने क्लोजली और क्लियरली मेंशन हो कि आपकी डायरेक्शंस एंड आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं। स्किल्स एंड अचीवमेंट की बात करते हैं। स्किल सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता। स्किल्स के लिए आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने टीचर से मिलें, अपने मेंटोर्स से मिलें, अपने घर वालों से मिलें, और उनसे पूछें कि आपकी क्या ऐसी हिडन स्किल्स हैं, जो कि कोशिश करें कि स्किल्स लिखते हुए आपके ऐसे स्किल्स हों
जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कामयाब हो सके, वो इस्तेमाल हो सकते हैं, वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, यू कैन बी अ गुड प्रेजेंटर एज वेल। आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप स्टोरी टेलर अच्छे हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप अपने स्क्रिप्ट्स अच्छे लिख सकते हैं, आप कंटेंट अच्छा जो है क्रिएट कर सकते हैं। अचीवमेंट अपनी जरूर मेंशन करें कि अगर आपने कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिया है, अगर आपने कोई आपकी यूनिवर्सिटी में आपको कोई अचीवमेंट मिली है, आपने कोई ऑर्गेनाइज किया कोई इवेंट, वो आप जरूर मेंशन करें और उसका एक वन लाइन का या कुछ इस तरह का रेफरेंस भी जरूर मेंशन करें। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को लिखते हुए बहुत केयरफुल रहे। while mentioning your skills, projects, achievements, strength, always keep a need of employer in your mind कि employer आपकी strength को किस तरीके से perceive करेगा। The employer shall be able to make out that how you can benefit the company and bring tangible results। कंपनीज के जो एम्प्लॉयर हैं वो हमेशा ये इस बात को सामने रखते हैं कि जब भी आप जो भी आपकी स्किल्स हैं वो कंपनी में टेंजिबल मदद किस तरह देगी कंपनी के ग्रोथ में। टेंजिबल मदद आप जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज करके कर सकते हैं, आप वेस्ट मैनेजमेंट को कम करके कर सकते हैं, आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करके कर सकते हैं। Always do yourself analysis about which strength you possess. Question yourself about your qualities, what make you perform better. Recall the situation where you can contribute. What made your contribution? Recall your situation. Such question that will help you to knowing your strength. आप देखें कि आपने ऐसे कौन कौन सी इश्यूज थे या ऐसे कौन कौन से मराहिल थे जिसमें आपने इस तरह का काम किया जिससे आपको फायदा हुआ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत देखभाल के लिखें। बात करते हैं स्ट्रेंथ की कि स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं। लर्निंग एजिलिटी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ये हमसे शिकवा करती नजर आती हैं कि उनके जो लोग हैं दे आर रिलेक्टेंट टू चेंज मैनेजमेंट जब भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मैनुअल से ऑटोमेटिव का हो। बहुत सारी कंपनी पाकिस्तान में आपको पता है पूरी दुनिया में ही थी, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मैनुअल सिस्टम को रिकॉर्ड कीपिंग कर रही हैं। तो जब उन्हें कहा जाता है कि आप मैनुअल सिस्टम से ऑटोमेटिव सिस्टम की तरफ जाएं, आप जाएं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, एक्सेल शीट पे, तो दे आर रिलेक्टेंट टू चेंज। वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हमारी जॉब को मुश्किल किया जा रहा है, हमें शायद निकाल रही है कंपनी। हर चीज ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप अपने स्किल्स को इनहेंस नहीं करेंगे, तो आप कंपनी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो लर्निंग एजिलिटी का मतलब है कि आप अपने आप को ओपन टू लर्न करें, अपने आप को अपने लर्निंग कर्व को बढ़ाएं, अपने लर्निंग डोर्स को क्लोज ना करें। Effective communication skills is can be a vital role, can play a vital role in the success of your personality and your professional growth as well। कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमेशा एक बात कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स ये नहीं है कि आप बोलते कितना अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स में 60% ये चीज ऐड होती है कि आप सुनते कितना अच्छा है, आप समझते कितना अच्छा है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो सिर्फ अच्छा बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना नहीं है, अच्छा सुनना और अच्छा समझना भी और अच्छा लिखना भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अहमियत का हामिल है। एक मेरे मेंटोर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 70% वो है जो कि लोगों को नजर आ रही है, 30% वो है कि आप चीजों को किस तरीके से समझते हैं, करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो कोशिश करें कि हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंटर बने, अपने स्किल्स की, अपने एबिलिटीज की। सेल्फ मोटिवेटेड प्रॉब्लम सब जगह मौजूद हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो। आपके पास अपने आप को स्टार्टअप करने का, अपना स्टार्टर का पता हो। जिस तरीके से हम पुराने जमाने में ट्यूबलाइट इस्तेमाल कर रहे होते थे, उसके स्टार्टर को हिलाते थे, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती थी। आपको भी अपने स्टार्टर का पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने आप को म्यूजिक सुन के मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करके मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी करके मोटिवेट करते हैं, कुछ
कुछ लोग व्लॉग्स करके मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग कंटेंट डेवलप करके, कुछ लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलके मोटिवेट करते हैं। तो कोशिश करें कि अपना सेल्फ मोटिवेशन चांद आपको पता हो। कुछ लोग क्रिकेट खेल के मोटिवेट होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए वो उस स्टार्टर का पता हो। तो जैसे ही आप डिमोटिवेट होना शुरू हो, आप अपने आप को स्टार्टर जो है उसको थोड़ा सा घुमाएं ताकि आप सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जाएं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत अहम स्ट्रेंथ है। डिटरमिनेंट का मतलब यह है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप किसी भी चीज को डेडिकेटेडली करना, उसको बीच पे ना छोड़ें किसी भी चीज को। सेल्फ सक्सेस ओरिएंटेड, कोशिश करें जीत की तरफ करें। वो कहते हैं ना, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। तो सीखें और उसको जो है इम्प्लीमेंट करें, आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। फिर इंडिविजुअल जो आपके, ये तमाम वो चीजें स्किल्स हैं जो क्या ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ और सक्सेस में जो है वो अहम रोल अदा कर रही होती हैं, और कंपनीज को रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट कर रही होती हैं टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग या शॉर्टलिस्टिंग योर रिज्यूमे। नंबर 1, टीम प्लेयर। आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं, आप हार्ड वर्किंग कितने अच्छे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कमिटेड कितने हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी अच्छी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कैसी हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीम मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप टीम प्लेयर अच्छा लिखें। अगर आप किसी मैनेजर पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि हर जो भी आपकी पोजीशन है उस पोजीशन के लिए कुछ खास स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं फोर की डिफरेंसेस बिटवीन रेज्यूमे एंड करिकुलम विटाए। बहुत से लोग ये इस बात में बड़ा जिसे कहते हैं कॉमन समझते हैं कि रेज्यूमे और करिकुलम विटाए में क्या। रेज्यूमे 1 पेज की होती है, करिकुलम विटाए 2 पेज की होती है। हाईलाइट्स द रियल ऑफ योर प्रोफेशनल पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट, comprehensive history of educational and professional life. Organization troll and specific job listing can take a variety and formats on curriculum vitae selection and organized in reverse chronological order. Sections may be moved around job basis. देखिए, आप रेज्यूमे बना रहे हैं या करिकुलम विटाए, आप कंफ्यूज ना हो। कोशिश करें कि आप करिकुलम विटाए वाली चीजें अपनी रेज्यूमे में ऐड करें, बिकॉज रेज्यूमे जब उस वक्त होती है जब आपके पास जॉब नहीं होती। द फर्स्ट स्टेप, आप जब फ्रेश होते हैं तो आप रेज्यूमे बनाते हैं, लेकिन जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस मिल जाता है, इवन आपने इंटर्नशिप कर लिया, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई रिसर्च की, या आपने कोई सर्टिफिकेशन की, आपका रेज्यूमे कन्वर्ट हो जाता है करिकुलम विटाए में। तो कोशिश करें कि अपने करिकुलम विटाए को जो है वो एनहांस करें, इस तरह की एक्टिविटीज करें कि आपकी जो चीजें हैं वो ऐड हों, वो आपको वैल्यू ऐड करें आपके रिज्यूमे में या आपकी करिकुलम विटाए में। अब बात करते हैं डू एंड डोंट्स की, कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। सबसे पहले कीवर्ड को यूज करना है। कीवर्ड हमेशा से मैंने आपको बताया, आप अपनी जेडीज में कीवर्ड्स को जो है वो जरूर अहमियत के हामिल होते हैं। कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जेडी को आइडेंटिफाई करें, मैं दोबारा से पीछे जाता हूँ, ये एक जेडी थी जो हम इवेलुएट करें, इसमें कुछ ही कीवर्ड्स थे जो कि रिक्वायरमेंट्स थे आपकी। तो ये कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें कि उसके मुताबिक अपनी सीवी को जो है वो ऑर्डर में लाएं। फिर अवॉइड पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ्स मत डालें, कोशिश करें जो भी है एक सिंगल लाइन पैराग्राफ में आप वो मेंशन करें। बैक इट अप एंड क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ लिखते हुए ओवर कमिटमेंट ना करें। फॉन्ट साइज आप चेक करें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हेडिंग्स का फॉन्ट साइज अलग है और बॉडी ऑफ द ईमेल का फॉन्ट साइज अलग है, बॉडी ऑफ रिज्यूमे का फॉन्ट। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये कोशिश करें कि आप जो है तरीके के इस्तेमाल करें। नॉर्मली हम 11 फॉन्ट साइज इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिटर्न के लिए, और हेडिंग के लिए 13 या 14 कर रहे होते हैं। तो प्लीज उसको फॉन्ट साइज को भी देखभाल करें। प्रिंट करवाते हुए कोशिश करें, अगर रिक्वायरमेंट है तो कलर प्रिंट करें, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोशिश करें ब्लैक एंड व्हाइट करें, लेकिन प्रिंट करें। उसकी फोटो स्टेट से क्या होता है कि उसकी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो वो रीडेबल होगी तो अंडरस्टैंडेबल होगी तो सक्सेसफुल होगी। तो ये आप ये पूरी किरार किए। फिर एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं कि अगर आप कहीं लिख रहे हैं कि आई एम लुकिंग आफ्टर अ टीम एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, तो आप वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल करें, आई लुक आफ्टर अ टीम एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। तो ये चीज इंपैक्ट डालती है। कुछ स्टेटमेंट्स आप देखें, एक्शन वर्ड्स आपको जो है वो गूगल पे आराम से मिल जाएंगे। कोशिश करें एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल करें ताकि कमांडिंग टोन आपकी हो थोड़ी सी अपने काम के हवाले से। क्या चीजें नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डू नॉट यूज कलर्ड पेपर।
कुछ लोग कलर पेपर पे अपना रिज्यूमे प्रिंट करवाते हैं, जो कि इनफेक्टिव लगता है, इमेच्योर लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है। डू नॉट यूज जार्गन एंड स्लैंग वर्ड्स यूज ना करें अपनी रिज्यूमे में, या आपकी एथिक्स को या आपकी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव सेंस में पेश कर रही होती है। डू नॉट इंक्लूड इररेलेवेंट नेगेटिव इंफॉर्मेशन, आप अपनी नहीं दें इस तरह की कोई भी जो कि रिक्रूटर के परसेप्शन में नेगेटिव डेवलपमेंट हो। डोंट कॉपी फ्रॉम इंटरनेट से बने बनाए रिज्यूमे प्लीज ना लें, बिकॉज हो सकता है कि जिस बंदे का आप रिज्यूमे कॉपी कर रहे हो उसके पास वो एबिलिटी हो, वो आपके पास ना हो। और अपनी कोशिश करें रिज्यूमे को फोल्ड ना करें। आप कोशिश करें कि जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आपके पास एक फोल्डर हो जिसमें आपका रिज्यूमे बिल्कुल सीधा हो, और आप उसी सीधे रिज्यूमे को जाकर प्रेजेंट करें रिक्रूटर के सामने। बिकॉज जब आप अपने रिज्यूमे को फोल्ड करते हैं तो वो एक उसकी जो इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी जो क्लीनिनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो वो चीजें, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये एक एसेंशियल आपकी, अगर आप इसको अपनी एबिलिटी है कि अगर आप इसको एसेंशियली फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस यू कि आपकी जो गलती करने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। बिकॉज ये चीज मैंने अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट की। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि चेक हॉर्मोन्स वर्ड लाइक एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, कोशिश करें कि ये जिस तरह के जो मल्टीपल वर्ड्स हैं इस तरह को इस वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, पंचुएशन का खास ख्याल रखें। वॉच आउट द नंबर कोटिंग रॉन्ग नंबर्स, जो आपने नंबर्स लिखे हैं वो कंफर्म कर लें, चाहे वो CNIC का हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, या कोई डेट्स हो आपकी जो ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की। तो ये वो तमाम चीजें मेंशन करें। रिज्यूमे को रीड करें, और सबसे अहम तरीका होता है, आसान तरीका होता है कि आप अपनी रिज्यूमे को किस तरीके से प्रूफ रीडिंग करें। आप लास्ट पार्ट को स्टार्ट करें पहले, यानी ऊपर से पहला आपका जो पोजीशन होता है वो नाम होता है, और लास्ट आपका पैराग्राफ होता है वो रेफरेंसेस होता है, और आखिर से आप जब आप रीड करने जाएंगे तो आप रीड करते हुए चीजों को आसानी से एरर्स को आइडेंटिफाई कर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर से पढ़ूंगा प्रूफ रीडिंग टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर रिज्यूमे इन फ्रंट ऑफ हार्ड कॉपी, तो ये बहुत तेजी के साथ पढ़ जाऊंगा, तो यहाँ पर एरर को डिटेक्ट करने के चांसेस कम होंगे। लेकिन जब मैं लास्ट को पढ़ूंगा हेल्प ऑल्सो एन रीडिंग योर रिज्यूमे लाउड ऑल्सो हेल्प, कि अपने रिज्यूमे को तेज आवाज में पढ़ने से भी आप गलती पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं एक चीजों को वन बाय वन वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा तो गलतियां खुद सामने आएंगी। समटाइम्स आपको ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करती है कि वो आपके रिज्यूमे लेके रख लेती हैं और आपको एक पेपर या आपको कंप्यूटर बेस्ड रिज्यूमे बनाना होती है। तो आप कोशिश करें कि उसको इन प्रिंसिपल्स के साथ करें कि पहले पैराग्राफ में अपना पैशन लिखें, दूसरे पैराग्राफ में अपना बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज लिखें, तीसरे पैराग्राफ में अपनी कंपनी और आपने अगर उस कंपनी में कोई वैल्यू ऐड की हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है वो मेंशन करें, और आखिर में अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपनी जो है वो मेंशन करें, चाहे वो ईमेल एड्रेस की सूरत में हो या मोबाइल नंबर की सूरत में हो। आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा मुझसे ये कहा जाता है कि जॉब्स का फुकदान है, लेकिन जब मैं रिक्रूटर से मिलता हूं तो वो कहते हैं हमें तो एक पोजीशन के लिए 4-4 महीने समटाइम्स इंटरव्यू करना होता है, राइट कैंडिडेट नहीं मिलते। तो बेसिकली दोनों सेम पेज पे क्यों नहीं है? बिकॉज मैं 6 करियर ग्रोथ के हवाले से टिप्स दूंगा। पहली, अपने स्पिरिट्स को हाई रखें, अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, कोशिश करते रहें और अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। रिजेक्शन से डरे नहीं, रिजेक्शन अगर हुई है तो सोचें कि क्यों हुई है, रादर देन कि आप ब्लेम करें या एक्सक्यूजेस तलाश करें। तो रिजेक्ट होना जो है वो मसले का बात नहीं है, लेकिन आप उसको कोशिश करें कि क्यों रिजेक्शन हुई है। प्रोडक्टिव काम करें, वेबिनार्स अटेंड करें, अपने आप की इंप्रूवमेंट करें, अपने आप को एडजस्ट करें। ऑनलाइन मीटिंग्स में, वर्चुअल मीटिंग्स आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, उसको करने का तरीका, सुनने का तरीका, इन तमाम चीज़ों को करें। नई टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से बात करें, नई टेक्नोलॉजी को जो है वो किस तरीके से अडेप्ट करना है इस चीज़ पे बात करें। सेल्फ मोटिवेट हो, ठीक है, मुश्किल वक्त सब पे आता है, और अल्लाह की जात पे उम्मीद रखें। क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं अपनी कमेंट के हवाले से, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझसे खुद से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा लिंक्डइन पे मैं मौजूद हूँ आफाक अहमद खान के नाम से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी रिज्यूमे मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप अपनी रिज्यूमे बनाकर आप जो है वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको टाइम के मुताबिक रिव्यू करके अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता हूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कोशिश करें कि अपने आप को टाइम दें, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को टाइम दें। हम बहुत सारे लोग ये हमेशा मेंशन करते हैं, ये शिकवा शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, लेकिन क्या हमने अपनी स्किल्स एबिलिटीज को चांस दिया? अपने गोल सेट करें। हर साल हम बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव कर रहे होते हैं, तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सर्टिफिकेशन, अपनी ट्रेनिंग पे भी अपने स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी स्किल्स एंड डेवलपमेंट पे काम करें। इस वीडियो पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने मुझे उसका पॉजिटिव फीडबैक दिया और कहा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपने कीमती वक्त का, और थैंक यू सो मच।